जो पहला प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है? जरा इसका बॉक्स पढ़ो सीधे पहले। दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब तो समझते हैं ना, रूल्स एंड नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ये वो रूल है। दिस रूल प्रिस्क्राइब्स एंट्रीज be recorded in the books of account from the point of view of business। ऑनर की पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। कितनी बार रिवाइज कराइए ये बात, बताओ बताओ। हाँ सर। इसमें मैं क्या सिखाऊं, पढ़ के देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट, क्या मैंने ऐसे भी सिखाया था? बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। Business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from that of owners। क्या ऐसा भी सिखाया था? Owners being regarded as separate from business are considered as creditors of the business। क्या मैंने ऐसा भी सिखाया था और उसको कहा था कि ये कैपिटल जो होती है ये कुछ नहीं है, ये क्रेडिट नेचर पे इसीलिए आती है क्योंकि ये उधारी है हमारे ऊपर। द अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसीलिए हमारा बिजनेस का जो ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो भी ऑनर को ही बिलोंग करता है। एंड डेबिटेड, और फिर हम इसे डेबिटेड करते हैं जितना ऑनर ड्राइंग करके ले जाता है। एक भी लाइन बता दो जो तुम्हें नहीं आती है, कॉमन सेंस में आती है तुम्हें ये सारी बातें। यस बोलो, एग्री करो हाँ या ना। हाँ। तो पहला प्रिंसिपल अभी याद करो, पहला प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी। और ये सारी जनरल नॉलेज की चीजें, कितनी बातें, पहली वही कि बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। फिर अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। ऑनर एक्चुअली एक तरह का क्रेडिटर है जो इंटरनल लाइबिलिटी जनरेट करता है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बुलाते हैं। और लास्ट में जो कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करते हैं वो क्रेडिट करते जाते हैं, और जो वो ड्राइंग करता है उसे हम डेबिट करते जाते हैं, जिससे कि लाइबिलिटी कम होती है। इतना इजी। नेक्स्ट, क्या मैंने तुम्हें दूसरा प्रिंसिपल भी सिखा रखा है? लेट्स सी। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, पहले बॉक्स। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्स ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स घटनाएं कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। prescribes that transaction and event that can be measured in monetary terms are recorded। साफ लिखा है ना, that can be are recorded, सिर्फ वो ही, मैंने ऐसे सिखाया था, सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन। एक वो फालतू सा एग्जांपल देता हूं ना, मैं जानबूझ के फालतू एग्जांपल देता हूं। कैसा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को चाटा मारा, ये रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकता। बोलो जी बोलो, समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ के देख लेते हैं। तो देखो 11 में से 2 गए, 9 बचे, ऐसे फटाफट अभी जाने वाले बहुत सारे। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो एज इट इज है जो मैंने समझाया था। स्टेटिंग डिफरेंटली, लो अगली बात नहीं कर रहा, बस वो दूसरे तरीके से बोल रहा है। मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड ट्रांजेक्शन। सारे ट्रांजेक्शन्स में एक कॉमन चीज है कि सब मनी में है। वाह क्या बात बोली। द प्रिंसिपल सफर्स फ्रॉम 2 मेजर लिमिटेशंस। इस प्रिंसिपल की 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या, वो सारे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजर नहीं हो सकते वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा या मैनेजर को थप्पड़ मारा, मैनेजर रिजिग्नेशन करके चला गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे बिजनेस के लिए। ये घटना शेयर होल्डर को पता ही नहीं चली, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई कि आखिर मैनेजर ने रेजिग्नेशन क्यों दी, जबकि उसके लीडरशिप के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी।
तो ये बातें हमें पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। आगे चलो। द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू बी एस्टेटिक। ये इसकी दूसरी समस्या है। हम ये मान के चलते हैं आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए की वैल्यू थी वही आज है। आज से 10 साल पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी वो आज हमारी बुक्स में आज भी 1 लाख की खरीदी दिखती रहेगी। भाई ऐसा थोड़ी होता है। आज जो 1000 रुपए का खरीदा है कल 1200 का खरीदना पड़ेगा, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद। तो मनी की वैल्यू स्टेटिक नहीं है, मनी की वैल्यू डिग्रेड होती रहती है, हमेशा ही डिग्रेड होती है। डीवैल्यूएशन बोलते हैं इसको। तो यही कह रहे हैं कि हम तो क्या है, ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं उसी डेट पे कंटिन्यू करते रहते हैं उसको दिखाना, है ना। आज से 25 साल पहले कोई लैंड एंड बिल्डिंग किसी बिजनेस ने 10 लाख में खरीदी होगी, तुम्हें क्या लगता है 25 साल पहले की लैंड एंड बिल्डिंग आज कितने की होगी? वो करोड़ में पहुंच गई होगी, पर हमारी बुक्स में तो वो उतने की दिखेगी। ये इसकी दूसरी प्रॉब्लम है। तो दो प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के दो प्रॉब्लम्स बताओ, लिमिटेशंस बताओ। पहली लिमिटेशन, ऐसे इवेंट्स जो कि बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो पाते। और दूसरा, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होते भी हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करते भी हैं, तो उनको उसी वैल्यू पे रखे रहते हैं, ये मान के जैसे कि मनी की वैल्यू स्टैटिक रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता, मनी की वैल्यू बदलती रहती है। यस, बोलो, कोई डाउट? नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी इसी ग्राउंड पे आने वाला है, ये दूसरे पॉइंट पे। वहां पे बस थोड़ा सा टोन बदल देंगे, बात यही करने वाले हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, क्या ये सिखाया है मैंने? बार बार ये सिखाने की कोशिश की है कभी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। इस पीरियड का मतलब ये है कि हमारी बुक्स जो है वो इसी पीरियड के लिए प्रिपेयर होंगी, तो ओपन और क्लोज हो जाएंगी इसी पीरियड के हिसाब से, इसीलिए ये वर्ड लिखा है द लाइफ ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस तो हो सकता है 25 साल चले, 50 साल चले, 500 साल चले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसे ब्रोकन करते रहते हैं स्मॉलर पीरियड्स में, और जनरली वो पीरियड 12 महीने का होता है। क्यों करते हैं सर ऐसा? क्योंकि हमें हर 12 महीने में गवर्नमेंट बोलती है लाओ टैक्स लाओ, बताओ कितना प्रॉफिट कमाया, और जितना प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से टैक्स लाओ। तो हमारे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों को है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट रिक्वायर करती है। जो इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, उन्होंने हमें पैसा दिया, वो भी पूछते हैं हमारा रिटर्न कहाँ है, 1 साल हो गया, लाओ जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें हमारा हिस्सा दो। गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगती है, शेयर होल्डर अपना हिस्सा मांगते हैं, जो लोन देने वाले होते हैं वो कहते हैं हमारा इंटरेस्ट दो। तो ये सब लोग पीरियड वाइज चलते हैं। जो इंटरेस्ट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम है ना। जो शेयर होल्डर है उसको हर साल पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को हर साल टैक्स चाहिए, जब सबको 1 साल के ही रिजल्ट चाहिए, इसीलिए हम 1 साल के अकाउंटिंग करते हैं। तो क्यों होती है 12 महीने की अकाउंटिंग? क्योंकि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर है सबको 1 साल से मतलब है, 12 महीने से, इसलिए हम 12 महीने का अकाउंट बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती? हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन अच्छे सीख लो, जो बिजनेस की पूरी लाइफ है ना उसको हम स्मॉलर पीरियड में बांट देते हैं, और जनरली ये पीरियड 12 महीने का रखते हैं। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, हम अकाउंट्स को गोइंग कंसर्न पे ही चलाएंगे। गोइंग कंसर्न अभी हमने ऊपर पढ़ा, हम ये मानेंगे कि फोर्सिबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को एंड करने का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गोइंग कंसर्न चलाना है तो मतलब आप उसका रिजल्ट नहीं निकालोगे हर साल। तो गोइंग कंसर्न होने के बावजूद हम उसको ब्रोकन डाउन करते हैं स्मॉलर पीरियड में, और हर पीरियड का, हर साल का, हर रेगुलर इंटरवल पे असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने का मतलब है कंक्लूड करना कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और पता है ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जिसको लिख रहे हैं ये कुछ नहीं है, प्रॉफिट। इसका मतलब है प्रॉफिट निकालो कितना हुआ। कुछ समझ में आई बात? हाँ सर।
ये चल पाएगा। कितने प्रिंसिपल पढ़े अभी तक हमने? 3। बहुत कठिन है क्या? पहला, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है बोथ आर सेपरेट। बाकी डिटेल तुम वापस रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन मॉनेटरीली मेजर किया जा सकता है वही रिकॉर्ड होगा, जो मॉनेटरीली मेजर नहीं किया जा सकता वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसकी 2 प्रॉब्लम थी, दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इवेंट्स मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकते वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते, और दूसरा, अगर जो रिकॉर्ड हो भी जाते हैं तो वो उसी वैल्यू पे स्टैटिक रह जाते हैं जिस पे वो रिकॉर्ड हुए थे, जबकि मनी की वैल्यू बदलती जाती है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। नहीं सर। ये अकाउंटिंग पीरियड में और कुछ चीजें लिखी हैं छोटी छोटी, यही सब लिखा है। देखो मैंने जैसे बोला था ना, सबको 1 साल का डेटा चाहिए। बैंक रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली बिकॉज दे इन्वेस्टेड मनी, और इन द व्यू ऑफ द अबो लाइफ ऑफ एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, एन अकाउंटिंग पीरियड इज इंटरवल। तो अकाउंटिंग पीरियड उसी को बोलते हैं, उसी इंटरवल ऑफ टाइम को बोलते हैं जिस टाइम के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड मीन्स वो इंटरवल ऑफ टाइम जिसके लिए आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया है, जिसमें आपने प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उस डेट, लास्ट डेट पे बन जाती है। खैर, 3 प्रिंसिपल्स हमें याद हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये क्या है सर? बॉक्स, इट प्रिस्क्राइब्स disclosure to be made of the item required under law, those items which are material। तो ये एंड लिखा है बीच में, इस पे जरा ध्यान दो। इन्होंने 2 चीजें बोली, भैया आपको हर वो आइटम डिस्क्लोज करना जरूरी है। पहला, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है इसलिए डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको बोलते हैं मटेरियल। ये बात अच्छे से सीख लो। हर वो चीज जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है उसको आप मटेरियल बोलते हो, ठीक है। और लॉ की रिक्वायरमेंट है इसलिए आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बस। तो लॉ, ये अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज होता है जिसमें तुम बोलते हो ना कि सर ये वाला अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए, इसको लिखने की जरूरत है या नहीं, ये ये प्रिंसिपल उसका जवाब है। क्या लिखने की जरूरत है? हर वो चीज लिखने की जरूरत है जो लॉ ने रिक्वायर की है, आंसर नंबर 1। प्लस आंसर नंबर 2, हर वो चीज लिखने की जरूरत है जो सिग्निफिकेंट है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसके डिसीजन मेकिंग में मटेरियल है, इकोनॉमिकली उसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बोला है देयर शुड बी कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। आपको सब कुछ लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, 2 ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे और मटेरियल ग्राउंड पे। ये देखो, ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम का मतलब ये तो लिखना ही है, इसको तो भूल ही मत जाना। इसको भले ही तुम मटेरियल मानो या मत मानो, अगर लॉ ने कह दिया ऐसा लिखना है तो लिखना है। या आगे जाके तुम बहुत सारी बातें जगह सीखोगे ये वाली और भी, है ना। अभी इसके तुमने ज्यादा एग्जाम्पल देखे नहीं है, बट आगे जाके सीखोगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लॉ ने कह दिया है ऐसा ऐसा दिखाना है तो ऐसे ही दिखाना है। तो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। वही वाली बात है कि इतने सारे लोगों को यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन करेंगे, अकाउंट अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे अगर सबसे कंप्लाई नहीं करवाएंगे एक जैसा। तो ऐसा। 4 हो गए, बोलो जल्दी जल्दी। 4 प्रिंसिपल बोल के दिखाओ नाम। पहला, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बी लिख दिया मैंने। दूसरा, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा,
अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। चौथा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अरे हाँ या ना? हाँ। सर क्या 11 प्रिंसिपल लिखने को आने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा। कोई एक प्रिंसिपल आएगा, उसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा बस। पर मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि कौन से प्रिंसिपल में क्या लिखना है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी के बारे में मैंने अभी अभी समझाया तुम्हें। हर वो चीज, हर वो इंफॉर्मेशन, चीज मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है ना, तो हर वो इंफॉर्मेशन जो इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो इन्फ्लुएंस कर देगी, ये इन्फ्लुएंस वर्ड यूज होता है, उसे मटेरियल मानेंगे। किसे इन्फ्लुएंस कर देगी? इन्वेस्टर को, उसके डिसीजन को। चार ही तो वर्ड है। हर वो चीज मटेरियल है जो इन्वेस्टर या यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। तो कोई आइटम मटेरियल है या नहीं, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि उस यूजर का क्या मानना है उस आइटम के बारे में। ये उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। And only those items should be disclosed that have significant impact on the relevant user. तो केवल वही आइटम हम डिस्क्लोज करते हैं जो उस यूजर के काम के हैं। An item may be material for one enterprise, may not be material for another enterprise. तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? सीधी सी बात है, हर वो चीज आपको डिस्क्लोज करनी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। ये रूल याद रहेगा या नहीं? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये आ सकता है, अभी तक मैं पहला बोला मैंने जो आ सकता है, और ये दूसरा है जो आएगा। प्रूडेंस और मटेरियलिटी पे बहुत बार पूछते हैं, वो हर टीचर का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि उनको यही लगता है कि बच्चे इसको समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, समझने में कठिनाई क्या है बताना जरा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजों को जगह मिलेगी? हर उस चीज को जगह मिलेगी, हर उस आइटम को जगह मिलेगी जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या ये 4-5 वर्ड लिख पाओगे तुम? उसी को मटेरियल कंसीडर किया जाता है। और मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी सारी चीजें, दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रिलेवेंट टू द यूजर। जो यूजर के रिलेवेंट है, उसका पर्पस सॉल्व करता है या उसके लिए सिग्निफिकेंट है, हर वो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये ऐसा प्रिंसिपल कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है। तो मटेरियलिटी बोलते किसको है? वो ये 4 शब्द है। पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसे सारे आइटम्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। तो मटेरियलिटी है क्या और मटेरियलिटी प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट क्या है, ये दो अलग अलग बातें हैं। मटेरियलिटी क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल कंसीडर की जाएगी अगर वो इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को। और मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करने का क्या मतलब है? ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को हमें जजमेंट लगाना पड़ेगा, जजमेंट एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइजिंग जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट इसका जजमेंट लगाएगा और फिर ऐसे सारे आइटम्स को डिस्क्लोज करेगा। ये रूल है। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, आगे। एक ही की आवाज आई है, दूसरे की नहीं आई अभी। हाँ सर, आ गया। थक गए? थक गए क्या? नहीं 5 पे आ गए हम, आधा हो गया। मैंने आधा घंटा बोला था तुमसे, 15 मिनट भी नहीं हुए अभी। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव वर्ड सुना है ना तुमने? जो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी मानसिकता जो जो काफी लिमिटेड सोच रखती है, उसको कंजर्वेटिज्म भी उसको भी बोलते हैं। यहां पे भी कुछ ऐसी ही मानसिकता की बात है। रिस्क नहीं लेना है ना, इसीलिए कंजर्वेटिज्म है। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, ये तो मैंने प्रिंसिपल अभी लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते ही समझाया था कि जब आप एज अ अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करते हो, ये प्रिंसिपल तभी फॉलो भाई रूल कौन फॉलो करेगा?
जो अकाउंटिंग करेगा, ये सारे रूल अकाउंटेंट के लिए तो हैं। उसे ही तो बिजनेस एंटिटी को सेपरेट फ्रॉम ऑनर मानना है, उसे ही तो मनी मेजर करनी है, उसे ही तो आइडेंटिफाई करना है कौन से ट्रांजेक्शन में मॉनेटरी वैल्यू का एक्सचेंज हुआ है, उसे ही तो जो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को फॉलो करना है। 3, उसे ही तो फुल डिस्क्लोजर्स देने हैं। 4, और उसे ही तो मटेरियलिटी को जज करना है कि कौन से इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस थे जिनमें ये पोटेंशियल था कि वो डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कर देंगे, उनको जज करना पड़ेगा उन आइटम्स को, और फिर उस रूल ये है कि उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सब उसी को करना है। तो कंजर्वेटिज्म जो माइंडसेट है या जो प्रूडेंस वाली बात है, जो समझदारी है, इसका मतलब समझदारी है। प्रूडेंस का मतलब, कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आप थोड़ा सा सेफ खेलो, डोंट टेक रिस्क। और यहां पे मामला यह है कि भाई आप अपने बुक्स को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ। आप थोड़े से अगर फ्यूचर प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं तो यू कैन इग्नोर देम। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, एक्चुअल को नहीं। हाँ, प्रॉफिट हो गया है तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर में। सपोज तुमने कोई शेयर खरीदे और अभी उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तुम्हें लगता है 15 दिन और बढ़ेंगे, जो वो प्रॉफिट तुम्हें अभी मिला नहीं है उसे एंटिसिपेट मत करो। ये है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, समझदारी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस हो रहा है, ऐसी कोई शेयर खरीद रखा है, उसके प्राइस गिर रहे हैं, उसका नुकसान होता जा रहा है, तो मानो कि तुम नुकसान करके बैठे हो। इसको हम्बली पोलाइटली एक्सेप्ट करना कि नुकसान हो गया है, प्रूडेंस कहलाता है, कंजर्वेटिज्म कहलाता है। बस अकाउंटेंट भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड करता है। अभी तुम एक लैंग्वेज पढ़ोगे, पूरे चैप्टर है इस पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। मतलब आप एस्टिमेट करोगे कि यार हमारे डेटर हमें धोखा देंगे, पैसा नहीं देंगे। उस लॉ, वो एक्चुअली अभी मना नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हें एंटिसिपेशन है कि ऐसा होने वाला है, तो तुम उस लॉस को आज ही रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ये इस प्रिंसिपल के बेस पे होता है। एक और एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया वहां पे, रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट डे का स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक मतलब एक असेट, असेट को आप किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो? लोअर वैल्यू पे। इसका मतलब है आप लॉस एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हेलो हेलो, हाँ सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम बैटरी डाउन हो गई है पूरी? नहीं सर। ये बहुत इजी सी बात लिखी है, एक इजी सी पोयम है, और कोई भी समझदार व्यक्ति को अपन यही सिखाते हैं कि भैया तेरा नुकसान हो जाए उसकी चिंता कर, प्रॉफिट की चिंता मत कर, उसकी चिंता करने लायक नहीं है, प्रॉफिट हो गया तो अच्छा ही हो जाएगा ना। जैसे कि तुम चैप्टर 3 के पीछे पढ़े हो ना एग्जाम के एक दिन पहले भी, बोले ये नहीं आ जाए कहीं, बाकी आ जाए। सर उसकी चिंता नहीं है, वो तो आते हैं ना। ये ना आ जाए कहीं, ये तुम जो ये अप्लाई कर रहे हो ये क्या है? प्रूडेंसी तो है। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। 6 नहीं सर, आ गया। आ गया सर। एग्जाम्पल देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हम जो ये प्रोविजन वगैरह बनाते हैं, देखो ये वही वर्ड आ गया, डाउटफुल डेट पे, डिस्काउंट देने पे, ये सब कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। तो कंजर्वेटिव, ये तो मैंने जो शब्द बताया ये कंजर्वेटिज्म है। प्रिंसिपल ये प्रिस्क्राइब करता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को अकाउंटेड कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा चैप्टर है हमको आगे एक, उसका नाम है रिजर्व एंड प्रोविजंस। पूरा चैप्टर इसी प्रिंसिपल पे है।
बहुत डिटेल में सीखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अवॉइड करता हूँ तब तक इस चैप्टर को, जब तक कि मेरा पूरा ही अकाउंटिंग ना हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नया नहीं। एक्चुअली तुम ये सब करके आते हो, जैसे वो ऊपर वाले 3 पॉइंट पे तुम्हें कुछ फील ही नहीं हुआ होगा, बोले अच्छा ये प्रिंसिपल था, ये तो आता है, ऐसे ही सब पे लगेगा फिर। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। एक असेट जो रिकॉर्ड की गई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ प्राइस पेड टू एक्वायरर, इट इज द कॉस्ट। सीधी सी बात है, तुम फर्नीचर खरीद के लाए और फर्नीचर खरीदने पे जो तो पैसा तुमने उसे दिया वो उसकी कॉस्ट है, और उसी कॉस्ट पे तुम उसे रिकॉर्ड करते हो, तो कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाती है एट द टाइम ऑफ परचेस। बट आई सेड बट इट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्यों? क्यों? बिकॉज सर वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसकी वैल्यू गिरती जा रही है। जब ये असेट यूजफुल नहीं रहेगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, हमने इसे उतने पीरियड में यूज किया और इसकी वैल्यू डिग्रेड हुई, तो हर साल जितनी वैल्यू हम इसकी यूज करते जा रहे हैं उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली में ये भी कहीं ना कहीं प्रूडेंस से ही जुड़ता है, हाँ या ना? समझदारी है ये कि भाई वो असेट जो तुमने खरीदी वो पुरानी होती जा रही है, वो लॉस होती जा रही है। आगे देखो, वो कहता है कि मार्केट वैल्यू तो असेट की कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम उसे बुक वैल्यू पे ही दिखाते रहेंगे। मतलब मार्केट वैल्यू को बुक्स में नहीं लाएंगे। इसको अपडेट नहीं करेंगे। तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें पता चले सर अब पता है अपन ने एक पुरानी मशीन खरीदी थी, वो एंटीक हो गई है, एंटीक होने की वजह से आज उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में तो बोले 10,000 ही है, पर वो बाजार में 1 करोड़ की कोई खरीदने को रेडी है एंटीक होने की वजह से, तो हमारी बुक्स में क्या हम उसको 1 करोड़ की लिख लें? आंसर इज नो। बुक वैल्यू पे ही लिखते जाओ, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ और जो वैल्यू बचती जा रही है उस पर लिखते जाओ। एग्जाम्पल वही लिखा हुआ है, एक असेट है जो हमने खरीदी 5 लाख की। ऑब्वियस बात है कि खरीदते हो तो जनरल एंट्री तुम्हें आती है, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसकी मार्केट वैल्यू सपोज 4 लाख भी हो या 7 लाख भी हो, दोनों बातें मेरे लिए इररिलेवेंट है। मुझे ना 4 लाख से मतलब होगा ना 7 लाख से। मार्केट वैल्यू उससे कम हो, मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा हो, मेरे लिए इररिलेवेंट है। ये प्रिंसिपल कहता है, जिसको हम कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं, या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, वो कहता है कॉस्ट पे बुक्स में वो असेट रिकॉर्ड होगी चाहे उसकी मार्केट वैल्यू जो भी हो। इसकी वजह से फायदा है ऑब्जेक्टिविटी, पर्सनल बायस नहीं आता, अवॉइड्स पर्सनल बायस। विंडो ड्रेसिंग पढ़ा था ना हमने। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसा दिखाना जैसे वो नहीं है, एक्चुअली जैसे नहीं है। तो उसमें लोग अपनी असेट को मार्केट वैल्यू के नाम पे किसी भी वैल्यू पे दिखाएंगे, इसीलिए ऐसा रूल बनाना पड़ा। ये रूल कोई बहुत अच्छा रूल नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि आप कॉस्ट से हिलाओगे नहीं अपनी एसेट को। कॉस्ट और बुक वैल्यू, उस पर से डेप्रिसिएशन माइनस कर करके उसकी बुक वैल्यू निकालते जाओ, इससे आप चेंज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इससे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहती है और लोग अपने पर्सनल बायस को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल का एक कैरेक्टर, एक बेनिफिट हमने पढ़ा है, नेसेसिटी पढ़ी है कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहती है, इट अवॉइड्स पर्सनल बायस। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। तुम्हें लग रहा होगा सर हमें तो याद नहीं, अब तो सारे भूल गए हम। 7 प्रिंसिपल्स याद हो गए तुम्हें? बोल के देख लो भले ही। पहला प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्या तुम्हें पता है उसमें क्या लिखना है? जवाब जल्दी जल्दी। हाँ हाँ। 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 दूसरा प्रिंसिपल था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्या तुम्हें उसमें याद है क्या क्या लिखना है? हाँ। हाँ। तीसरा प्रिंसिपल था अकाउंटिंग अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, क्या तुम्हें उसमें याद है? एक बिजनेस की एंटायर लाइफ को ब्रोकन डाउन कर दो पीरियड्स में, क्योंकि सारे अकाउंटिंग यूजर चाहते हैं परफॉर्मेंस पीरियड्स में, इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाना पड़ेगा पीरियड्स में।
उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग करोगे तो पीरियडिसिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए करोगे। हाँ या ना? हाँ सर। 3 हो गए। चौथा पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर। वो सारी चीजें जो मटेरियल और जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, केवल 2 ही वर्ड याद रखना है उसमें बस। हर वो चीज जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, हर वो चीज जो मटेरियल है, शुड बी डिस्क्लोज्ड। कठिन है? इतना ही लिखा है, देख लो बोले। 4 हो गए फुल डिस्क्लोजर के बाद। 2 वो है जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वो 5 और 6 हो जाएंगे। बताओ कौन है वो 2 जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है? मटेरियलिटी और प्रूडेंस। प्रूडेंट। मटेरियलिटी क्या सिखाता है? मटेरियलिटी क्या बोलता है? हर वो चीज जो इन्वेस्टर के या यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ये तो हुआ मटेरियलिटी का मतलब। प्रिंसिपल क्या है मटेरियलिटी? तो जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है वो जरूर डिस्क्लोज होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या कहता है? एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स। इतनी सी तो बात है। 5 और 6 हो गए। 7वां तो ये लिखा ही है, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कहता है कि असेट, ये प्रिंसिपल केवल किसके लिए? मेनली असेट के लिए। असेट जो है वो रिकॉर्ड होंगी कॉस्ट पे, और उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन लेस होके वो बुक वैल्यू पे जाती रहेगी। मार्केट में असेट की वैल्यू कुछ भी चली जाए, हम उस मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लोग अपने पर्सनल बायस को इन्वॉल्व कर देंगे, अपनी मर्जी की मार्केट वैल्यू लिखने लगेंगे, जिससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब तो मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें कंसेप्चुअली सिखाई है, मैंने जो ये सब बोला, ये सारे वर्ड तुम्हें समझ में आए? हाँ सर। पक्का? हाँ, तो ये खुद से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही वो बात लिखी है, देखो। अच्छा, मैं जो ऊपर लिखा था वो या नीचे लिखा हुआ है? तो पर्सनल बायस और पर्सनल जजमेंट जो लोग लगा लगा के आप रिलायबिलिटी को हेम्पर करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की वजह से ये प्रिंसिपल बनाया था। ये जो मैं सब सिखा रहा हूँ ना, इसी से तुम्हें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। देखो अगला प्रिंसिपल तो इतना इजी है कि क्या ही बोलूं मैं। मैचिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट। मैचिंग मतलब क्या सर? इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज मतलब वो इनकम्स। इनकम को एक्सपेंस से मैच क्यों करते हैं सर? ताकि हम प्रॉफिट निकाल पाए। तो अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या परफॉर्मेंस तभी तो पता चलेगा जब तुम मैच करोगे। तो मैचिंग नहीं करोगे तो कहां से परफॉर्मेंस पता चलेगी? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो याद रखना, इसमें जो मैचिंग होती है वो रेवेन्यू की होती है, रेवेन्यू की एक्सपेंसेस के साथ। और रेवेन्यू और एक्सपेंस ये दोनों प्रेजेंट पीरियड के हिसाब से मैंने डिफाइन कर रखे हैं। बोलो हाँ या ना? अरे 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर होंगे, और मैंने तो उसको जनरल भाषा में तुम्हें सिखा रखा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू पे और ऐसे प्रेजेंट राइट टू रिसीव। केवल ये प्रेजेंट वाली बातें कंपेयर होती हैं, यही मैच होंगी ना, फ्यूचर वाली मत ले आना बीच में। तो इसी की वजह से तो तुम्हें ये 2 नाम मिले थे, और इनकी एंट्रीज करते हो तुम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग कौन से? जो इसी पीरियड में ड्यू हैं, पे करने हैं, हमने नहीं किए। प्रीपेड कौन से? जो इस पीरियड के नहीं है। तो ये असेट है और ये एक्सपेंस है। ये प्रिंसिपल हमें सिखा रहा है, क्योंकि हम इस साल की इनकम से केवल एक्सपेंस को मैच कर पाएंगे, असेट्स को नहीं। यस और नो? यस सर।
इस अकाउंटिंग पीरियड की चीजों को इसी अकाउंटिंग पीरियड में मैच करेंगे, अगले अकाउंटिंग पीरियड की चीजों को इस अकाउंटिंग पीरियड में मैच नहीं करेंगे। अगर कोई प्रीपेड इंश्योरेंस है तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो अगले साल के लिए। कोई आउटस्टैंडिंग में रह गया है, भले पे नहीं किया है, पर वो इस साल का है तो वो इसी साल के खर्चे में इंक्लूड होगा। ये जनरल एंट्रीज ठीक से करी थी तुमने, एक्सपेंस प्रीपेड की और आउटस्टैंडिंग की, तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। 8 हो गए, 8 हो गए। क्या तुम्हें 8 के नाम याद हैं? और हम आ गए लास्ट पेज। पहला, कोशिश करो कोशिश करो। बिजनेस एंटिटी यस, तो मैंने बी लिख दिया। अगला, मनी मेजरमेंट मनी मेजरमेंट। मेजरमेंट अगला, अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड। पेज पलट पलट के तो नहीं बोल रहा हो ना? अगला, नहीं हाँ, फुल डिस्क्लोजर फुल डिस्क्लोजर। इसमें दो ही बातें थी, वो सारी चीजें जो लीगली रिक्वायर्ड है और वो सारी, ये वो जो भूलोगे। हर लिस्ट में एक ऐसा एलिमेंट होता है, ये भूलने वाला है। हाँ, तो हर वो चीज जो मटेरियली इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, और हर वो चीज जो लीगली रिक्वायर्ड है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है, ये रूल है। हाँ, अगला, 4 हो गए। 2 वो आईएमपी वाले, 5 और 6, मटेरियलिटी और प्रूडेंस। फिर कॉस्ट, हिस्टोरिकल हाँ, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला था मैंने? क्या नाम है चैप्टर में, बताओ। है कुछ बहुत कठिन? चलो आगे देखते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट। ओ हो, कितना कठिन बात आई। देखो, हर ट्रांजैक्शन बराबर डेबिट बराबर क्रेडिट होगा। लेट्स सी, ऐसा ही लिखा है कि कुछ और। एवरी, पहले तो वर्ड है एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट। वो 2 एस्पेक्ट कौन से हैं? डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। सेम अमाउंट डेबिट, सेम अमाउंट क्रेडिट। नाम अलग अलग हो सकते हैं भैया, अकेला कैश अकाउंट डेबिट है और क्रेडिट में 2 नाम है, हाँ चलेगा, लेकिन अमाउंट सेम होगा। कोई डाउट है क्या? इसमें सिखाऊं मैं कुछ तो बताओ। हाँ, नहीं और ये फंडामेंटल इक्वेशन असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमेशा मैच होगी हर ट्रांजैक्शन के बाद। ये सीखना है। इसमें कुछ और बताऊं? एग्जाम्पल कुछ ऐसा चाहिए हो तुम्हें? नहीं 9th प्रिंसिपल तो शुरू होते ही खत्म हो गया। आखिरी के 2, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये यहां से पहले पढ़ो। प्रिस्क्राइब, ये रूल क्या कहता है? रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। कितना कठिन प्रिंसिपल है, कभी सीखा तुमने ये? इनकम कब बोलोगे किसी भी चीज को? जब उसको लेने का राइट आएगा। मैं एडवांस में फीस लूंगा तो मैं उसे इनकम नहीं बोल सकता जब तक मेरा परफॉर्मेंस में ना कर दूं। जब तक इनकम ड्यू नहीं होगी तब तक वो इनकम अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। कितनी बार सिखाया ये? यही तो रीजन था एडवांस कमीशन को लायबिलिटी बना लिया था, इनकम नहीं। हाँ या ना? एक बार रीड कर देता हूं। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड, रेवेन्यू उसी दिन रियलाइज माना जाएगा। रेवेन्यू मतलब तो इनकम। ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश, मतलब वही ऑब्लिगेशन टू रिसीव, ये ना वर्ड ही गलत लिखा है पागलों ने। क्या लिखना चाहिए? राइट टू रिसीव। अरे ऑब्लिगेशन तो पे के लिए होती है। खैर, it is to be noted that recognized revenue and receipt of an amount are two separate aspect. पैसे मिलना और राइट मिलना, राइट ड्यू होना, दो अलग अलग चीज है। एडवांस फीस ली तो पैसे तो मिले मुझे पर मेरा राइट नहीं है, इसीलिए एडवांस फीस को मैं लाइबिलिटी बनाऊंगा, इनकम नहीं बनाऊंगा। यही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्या ये दोनों बहुत कठिन लगे तुम्हें?
बोलो। नहीं। नहीं। चलो 10 की लिस्ट बनाओ यहाँ पे। पहला प्रिंसिपल कौन सा सीखा, ये भी सोचते जाना, उसके अंदर का कंटेंट आता है कि नहीं, और जहां लगे कि सर मेरे को ये वाला नहीं आ रहा है, मुझे अभी बोलना, देखो मैं अभी अभी क्लिक कराता हूँ तुम्हें। पहला बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, दूसरा मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, तीसरा अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, सोचते जाना उसके अंदर का कंटेंट आ रहा है कि नहीं। हाँ, अकाउंटिंग पीरियड। चौथा फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, सारी मटेरियल चीजें और जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, भूलने वाला। आगे मटेरियलिटी, दो वेरी वेरी आईएमपी, मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस। मटेरियलिटी, पहले मटेरियलिटी समझाई और फिर ये सीखा कि प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी मटेरियल चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। मटेरियल किसको मानते हैं हम, हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी उसे हम मटेरियल इंफॉर्मेशन मानते हैं। तो यूजर के हिसाब से जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है और जो रिलेवेंट है, मतलब उसके लिए जो काम की है, पर्पसफुल है, वो मटेरियल है। अकाउंटेंट के लिए प्रिंसिपल है कि ऐसी सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को वो जज करेगा, उसका जजमेंट है इस पे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जजमेंट लगाता है कि कौन कौन सी चीजें मटेरियल है, उनको वो डिस्क्लोज करेगा। प्रूडेंस तो सिंपल ही था, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस या प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, प्रोस्पेक्टिव वर्ड था, प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, और उनको अकाउंटेड करो, लेकिन प्रोस्पेक्टिव गेन्स को इग्नोर करो। प्रूडेंस। आगे चलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आगे चलो, मैचिंग, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करना है, पर नेचर दोनों के रेवेन्यू होने चाहिए, ठीक है, उससे ईयर का प्रॉफिट मिल जाता है। आगे डुअल ड्यूअल एस्पेक्ट, जितना अमाउंट डेबिट किया है उतना ही अमाउंट क्रेडिट करोगे। अकाउंट मल्टीपल हो सकते हैं डेबिट के और क्रेडिट के, पर अमाउंट सेम होगा डेबिट का और क्रेडिट का। नेक्स्ट, और ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन भी ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से ही है, जितना लाइबिलिटी बढ़ेगी उतना ही एसेट कम होगी, या एसेट को बढ़ाया तो एसेट ही कम होगी, वो मैच करेगा हमेशा। अकाउंटिंग इक्वेशन वाली बात भी, तो डेबिट क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों ड्यूअल एस्पेक्ट में आते हैं। लास्ट अभी क्या पढ़ा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कुछ भूल गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ नहीं भूले। आ गया अपना 11वां पॉइंट। 30 मिनट पे हुए हैं, मैंने रिवाइज भी करा दिए। वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, वेरीफिएबल holds that accounting should be free from personal bias, measurement are based on verifiable evidence। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी आप एंट्री करते हो उसमें ऑब्वियसली मनी मेजरमेंट करते हो कि ये कितनी मॉनेटरी वैल्यू रखता है, उसमें आपका पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए या तो आप क्या करोगे, जैसे कोई परचेस को रिकॉर्ड करना है तो डॉक्यूमेंट यूज करो, बिल यूज करो, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, कैश मेमो यूज करो, इनवॉइस यूज करो। तो एक पूरा चैप्टर है ना वो जो डॉक्यूमेंट वाला, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल है, उसमें हम यही पढ़ेंगे। उनके ग्राउंड पे ही आप रिकॉर्ड करोगे, हवा में मनमर्जी से कोई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो अकाउंट्स में, जब तक उसका बैकअप किसी एविडेंस या किसी वाउचर या किसी डॉक्यूमेंट या किसी इनवॉइस या बिल से नहीं है। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि पर्सनल बायस को अवॉइड करो, मींस अकाउंटिंग करते समय जिस भी ट्रांजैक्शन की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको देख के तुम वेरीफाई कर पाओ कि जो अकाउंट्स में एंट्री है और ये उसका डॉक्यूमेंट है, दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, इसको वेरीफिएबिलिटी बोलेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही अकाउंटिंग एंट्री करना चाहिए। 11 नियम किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटिंग एंट्री करते समय। यस, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म।